पश्चिम बंगाल में चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। फाल्टा से उम्मीदवार जहांगीर खान चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक बार फिर से बता दें, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पश्चिम बंगाल दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने जहां कोलकाता हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, उसके बाद ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फाल्टा सीट को लेकर ये बड़ी खबर है और खबर ये कि अब जहांगीर खान चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस सीट पर 21 मई को फिर से वोटिंग होनी है और उससे पहले ये बड़ा फैसला, जहां फाल्टा से उम्मीदवार जहांगीर खान अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। 21 मई को ही फाल्टा सीट पर रीपोलिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, जहां 21 मई को वोटिंग से पहले जहांगीर खान को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब वो फाल्टा से उम्मीदवार जहांगीर खान चुनावी मैदान में नहीं होंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इस बीच आपको बता दें, ये इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है और 21 मई से पहले ही, चुनाव से 48 घंटे पहले ये जो खबर सामने आई है, क्योंकि 21 मई को चुनाव होना है। हालांकि फाल्टा सीट पर रीपोलिंग को लेकर ये खबर थी, लेकिन अब टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। इस बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रविशंकर दत्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं रवि। रवि, क्या जानकारी और पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी खबर ये मायने रखती है, जहां जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है? देखिए, अभी खबर मिली है, जहांगीर खान जो कि फाल्टा के तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्होंने अपना कैंडिडेटशिप विथड्रॉ कर लिया है। हालांकि नॉमिनेशन विथड्रॉ करने का समय तो चला गया है, लेकिन ये एक तरफ की वॉकओवर है। इसका कारण ये है कि जहांगीर खान जब कह रहे हैं कि अपना पार्सनल कारण से ये चुनाव से हट जा रहे हैं, ये इसका जो सूत्र है काफी पीछे चलता है। जब अजय पाल शर्मा ने उनको धमकी दिया था, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया था कि हम भी पुष्पा है, हम झुकेंगे नहीं। और उसके बाद जैसे तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार जाते हैं और डायमंड हार्बर मॉडल, जो कि अभिषेक बनर्जी का मॉडल बोल के जाना जाता है, उसको लेके जब सवाल उठते हैं और शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि सब हम खुद देखेंगे ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तब यहाँ पे जहांगीर खान का ये जो डिसीजन है ये मायने रखते हैं, क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से डिसीजन है या फिर जहांगीर खान ने खुद ये डिसीजन लिया है, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। हालांकि कुछ घंटों पहले ही जिस तरीके से एफआईआर को लेकर खबर आई थी और कोर्ट का इन्होंने रुख किया था, उसके बाद लिया गया ये फैसला इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। फाल्टा सीट पर रीपोलिंग होनी है, 21 मई को होगी, लेकिन अब टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से ही कर दिया है इनकार। अमेरिका ने ईरान पर दूसरे हमले का प्लान तैयार कर लिया था। आज सुबह ईरान पर हमला होने ही वाला था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक मौके पर ईरान पर दूसरे हमले का फैसला टाल दिया। आखिर ट्रंप ने हमले की अनुमति क्यों नहीं दी, इसकी वजह सामने आई है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से कहा गया, ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट का पता लगाने और उन्हें मार गिराने की क्षमता में काफी इजाफा कर दिया है। पेंटागन ने यह रिपोर्ट ट्रंप को सौंपी, कहा कि अगर ईरान पर फिर अटैक किया तो इस बार अमेरिका को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने आज हमले की हरी झंडी नहीं दी। तो अमेरिका की तैयारी पूरी, लेकिन हमला नहीं किया। और अमेरिका ने क्यों नहीं किया हमला, इसको लेकर बड़े सवाल खड़े हुए। लेकिन फिलहाल वजह ये, ईरान ने हवाई नेटवर्क को मजबूत किया है और जेट का पता लगाने की क्षमता में भी इजाफा हुआ है। फाइटर जेट को मार गिराने में भी ज्यादा सक्षम है और पेंटागन ने रिपोर्ट ट्रंप के सामने पेश कर दी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद ही हमला ना करने का फैसला लिया गया। यही फिलहाल तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से किया जा रहा है दावा। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, वाकई आपको लगता है कि इस तरीके से रिपोर्ट में दावा कर दिया जाए कि अमेरिका को नुकसान होगा? इसको लेकर तो अमेरिका में ही इससे पहले कई दावे हो चुके हैं। अब टाइमिंग इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि चीन से वापस आना डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बाद पुतिन का चीन में होना, जाहिर सी बात है डायलॉग डिप्लोमेसी का कोई स्कोप अभी भी बना हुआ है क्या? देखिए, डायलॉग डिप्लोमेसी का स्कोप तो आप कह सकते हैं कि युद्ध अंतिम विकल्प के तौर पर देखकर हमेशा बना रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ हासिल नहीं होगा। लाउड एंड क्लियर में हम लगातार अपने दर्शकों से ये बात कह रहे हैं कि इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ युद्ध से ही तय हो पाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये समस्या इतनी जटिल है कि यहाँ पर एक इशू ऐसा नहीं है जहाँ पर कॉमन ग्राउंड में दोनों सोच रहे हो कि यहाँ पर सहमति बन सके। वो कॉमन ग्राउंड इसीलिए तो नहीं बन रहा क्योंकि आप दूसरी तरफ युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं, सिचुएशन रूम में मीटिंग कर रहे हैं और आप ये कहते हैं कि हम आपकी शर्तों को लेकर बात मानेंगे। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता साथ साथ।
ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आप देखिए ना कि ईरान, मान लीजिए कि अभी शाम में वो राजी हो जाता है कि चलो इन शर्तों पर मान लेते हैं, तो पता चला ट्रम्प साहब सुबह पलट गए, या सुबह में तैयार हुए तो दोपहर में पलट गए। तो ये तो डिफिकल्टी ईरान के सामने आ ही रही है। लेकिन इससे अलग भी अगर आप देखें तो ईरान क्या कॉम्प्रोमाइज करेगा? अगर ईरान ये कॉम्प्रोमाइज मान लीजिए कर लेता है किसी एक मुद्दे पर कि चलो ठीक है हॉर्मुज में पीछे हट जाए, तो फिर दोबारा वो लड़ने आएंगे न्यूक्लियर एनरिचमेंट के नाम पर, दोबारा लड़ने आएंगे मिसाइल प्रोग्राम के नाम पर। कल के दिन में वो कहेंगे तुम ड्रोन प्रोडक्शन बंद कर दो क्योंकि तुम्हारे ड्रोन खतरे हैं। तो बातचीत ना होने का एक सबसे बड़ा कारण भी बना हुआ है। क्यों मैंने मनीष शुरुआत में ही डोनाल्ड ट्रंप और शी और पुतिन और शी का जिक्र किया? क्योंकि अब युद्ध के बाद रूस ने जिस तरीके से ईरान की मदद की है उसको लेकर खबर सुनिए। ईरान को अमेरिकी फाइटर जेट पर अहम जानकारियां दी गई हैं और रूस ने अमेरिकी हवाई हमले का अध्ययन भी किया है। हालांकि रूस ने ईरान को अमेरिकी हमलों की जानकारी दी, यही न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है। यानी साफ है कि ईरान को किस स्तर पर रूस मदद दे रहा है और रूस का यही समर्थन कैसे बड़े सवाल खड़े करता है। फिलहाल ईरान को रूस ने बचा लिया क्योंकि युद्ध समाप्त होने के बाद रूस ने अध्ययन किया। यूएस हवाई अभियानों को पैटर्न का अध्ययन किया गया है और F-15E, F-35 को मार गिराए जाने पर की गई है रिसर्च। अब रूस ने ईरानी कमांडर्स को डिटेल रिपोर्ट सौंपी। ईरान ने उसी पैटर्न का एयर डिफेंस भी तैयार किया है और ईरान ने सहारक क्षमता में भी बदलाव किए हैं, यही न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया। लेकिन अब खबर डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे ईरान पर हमले को टाल दिया। हमले से 24 घंटे पहले फैसला बदल लिया। सऊदी कतर के कहने पर हमला रोका, आज होने वाले हमले को रोक दिया। तीनों मुल्कों ने ईरान से डील पक्की होने का भरोसा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा ये सुनिए, क्योंकि कतर के अमीर, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं ईरान पर अपने नियोजित सैन्य हमले को टाल दूं। उनका कहना है कि अभी गंभीर बातचीत चल रही है। उनके विचार में एक महान नेता और सहयोगी होने के नाते एक ऐसा समझौता हो जाएगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ मध्य पूर्व और उससे बाहर के सभी देशों को पूरी तरह से स्वीकार्य होगा। मनीष कोट अनकोट कर रही हूं, एक ऐसा समझौता हो जाएगा। अब बात समझौते को लेकर भी करूंगी क्योंकि इस समझौते में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और मनीष, मुझे पता है मैं सवाल करूंगी तो आप यही कहेंगे कि हाँ, हमला करने से पहले इन 3 देशों के साथ बात की थी जो इनके कहने पर अब हमला टाल दिया। लेकिन सवाल करूं उससे पहले ईरान से तनाव, ट्रंप का नया दाव क्या है यह समझना जरूरी है क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमला फिलहाल टाल दिया है। खाड़ी देशों के दबाव में ट्रंप ने यह फैसला लिया है। बातचीत जारी होने की वजह से हमला रुका है। हमला क्यों रोका? क्योंकि ईरान ने नया प्रस्ताव रखा है। खाड़ी देश मध्यस्थता कर रहे हैं और न्यूक्लियर प्रोग्राम सीमित करने का ही यह प्रस्ताव है, जहां संवर्धित न्यूक्लियर ट्रांसफर करने के लिए तैयारी। वहीं डील नहीं हुई तो हमला भी तय है और अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है और हमले की योजना भी तैयार हो चुकी है। हालांकि हमलों को लेकर ईरानी मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप का कैसे मजाक उड़ाया गया। हमला टालने को लेकर ट्रंप का यह मजाक उड़ाया गया। इसे हमला टालना नहीं, पीछे हटना कहते हैं। यूएस बेस वाले देश हमलों से डरते हैं और ईरान पर अमेरिकी हमलों से यूएस सैन्य बेस वाले देश खौफ में आ जाते हैं। अमेरिकी सैन्य का अब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान सुनिए। बातचीत का मतलब सरेंडर नहीं है। तेहरान अपने हितों की रक्षा करेगा, ईरान अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। वहीं एक और खबर आई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी घोषणा से ठीक 24 घंटे पहले सऊदी अरब, कतर और यूएई के नेताओं से फोन पर बात की थी। तीनों देशों ने कहा कि ईरान को बातचीत के लिए एक और मौका दे। ईरान पर हमला होगा तो खाड़ी देशों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक्सियोस के हवाले से फिलहाल ये रिपोर्ट क्या दावे कर रही है सुनिए, क्योंकि खाड़ी देशों से फोन कॉल और ट्रंप ने अपना फैसला बदला। 3 देशों के नेताओं से ट्रंप की फोन पर बातचीत को लेकर दावा किया जा रहा है, जहां हमले से 24 घंटे पहले ट्रंप की यह बातचीत हुई। वार्ता के बाद ट्रंप ने अपना हमले का फैसला बदल लिया। किससे बातचीत हुई? सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से, कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी से और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद नायान से। चिंता इसलिए है क्योंकि ईरान के पास मिसाइल ड्रोन क्षमता है। खाड़ी के ऊर्जा ठिकानों को वो निशाना बना सकता है। यहां तक कि खाड़ी के क्षेत्रीय युद्ध की चपेट में आने का भी खतरा है और ईरान के टारगेट पर खाड़ी देशों की ऑयल रिफाइनरीज के साथ साथ पेट्रोकेमिकल प्लांट और एलएनजी टर्मिनल भी हैं। लेकिन हमले की आशंका से तेहरान में भी हाई अलर्ट है। बड़ी खबर यह है कि तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और हमले से बचने के लिए ही एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। फिलहाल रॉयटर्स के हवाले से इस बड़ी खबर को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि हमले की इन्हीं आशंकाओं के बीच ईरान की भी तैयारी पूरी। हमले
आशंका, तेहरान में हाई अलर्ट। जहां सीज फायर के बाद पहली बार तेहरान में एयर डिफेंस एक्टिव है और एयर स्ट्राइक की आशंका के बीच एयर डिफेंस तैनात किए गए हैं। हालांकि तेहरान में एयर डिफेंस से फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। ईरानी आर्म्ड फोर्स ने सुरक्षा व्यवस्था को एक्टिव किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिज, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी दी है। साथ ही यूएस की शर्त न मानने पर पहले से बड़े हमले की चेतावनी भी मिल चुकी है। लेकिन अमेरिका को ईरान की सख्त चेतावनी को लेकर खबर सुनिए। अमेरिका के हर हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने कहा ट्रंप को और भी अपमान झेलना पड़ेगा। ईरान हर स्थिति के लिए तैयार है, ये इब्राहिम रेजाई का बयान। अब ट्रंप को ईरान की चेतावनी क्या है? मोहसेन रेजाई ने फिलहाल क्या कहा सुनिए। हर हमले का जवाब सख्ती से दिया जाएगा। ईरान की संप्रभुता की रक्षा पूरी ताकत से करेंगे। हॉर्मूज अपनी पुरानी हालत में वापस नहीं आएगा। ईरान की इजाजत के बिना हॉर्मूज नहीं खुलेगा। इस बयान के मायने यह है कि ईरान आमने सामने की जंग के लिए तैयार हो चुका है और पश्चिम एशिया में भीषण युद्ध का खतरा भी बढ़ चुका है। वहीं अमेरिका के लिए मुश्किल और बढ़ सकती है। लेकिन एक दिलचस्प खबर, युद्ध के बीच ही अमेरिका की बम्पर कमाई को लेकर आज ये खबर है, जहां क्रूड ऑयल बेचकर अमेरिका ने भारी कमाई की है और क्रूड ऑयल से 4.81 करोड़ अतिरिक्त कमाई को लेकर यह दावा किया जा रहा है। जहां तेल बेचकर रूस की भी जबरदस्त कमाई हुई है। तो फिलहाल ईरान से लड़ाई, यूएस की बड़ी कमाई। मनीष, इसी को लेकर इन फैक्ट्स के बाद आपसे सवाल, क्योंकि यहां तो दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका ने तेल से ही 4.81 लाख करोड़ ज्यादा कमा लिए हैं और यूएस ने तेल उत्पादन बढ़ाकर हिस्सेदारी को और मजबूत कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध से रूस को भी जबरदस्त फायदा हुआ है। तेल बेचकर रूस ने 1.44 लाख करोड़ अधिक कमाए हैं। मुनाफा हुआ कैसे? क्योंकि युद्ध के कारण ही कच्चे तेल की कीमतों में जो उछाल आया, अमेरिका का तेल उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। तेल की ऊंची कीमतों से यूएस को भारी मुनाफा हुआ। हालांकि खाड़ी देशों पर असर की बात करें तो युद्ध की वजह से तेल उत्पादन में गिरावट आई है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने से यह भारी घाटा हुआ है, लेकिन अमेरिका को फायदा ही फायदा। मनीष, बिल्कुल, देखिए यही तो मैं कह रहा हूं कि अमेरिका को फायदा ही फायदा हो रहा था और आप धीरे धीरे उसके आंकड़े आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो अमेरिका के हथियार की कंपनी के तो चांदी ही है और उसके बाद आप आइए जो तेल को लेकर, अमेरिका का तेल आज की तारीख में पूरी दुनिया में हर मुल्क, भारत समेत हर मुल्क अमेरिका से अब तेल खरीद रहा है जो पहले नहीं खरीदना चाह रहा था। तो वो दूसरा फायदा हो गया। तीसरा, जो ईरान के जहाज उन्होंने कब्जे में किए थे, कई मिलियन, लगभग 40 मिलियन बैरल उसको कब्जे में किए थे, वो बेच रहा है चोरी का सामान, उसमें भी उनको फायदा हुआ है। और इसके अलावा देखिए अमेरिका, रूस और चीन, इन तीनों को फायदा हो रहा है, बाकी दुनिया इसकी कीमत चुका रही है। और यही इन बड़े देशों का सबसे बड़ा गेम है कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा करो, कॉन्फ्लिक्ट में जो क्राइसिस होगा उसमें आपदा में अवसर की तलाश करो। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये समस्या इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि ईरान के पास विकल्प नहीं है। ईरान जान रहा है कि वो हिंदी में कहते हैं ना कि उखल में सर डाल दिया तो मुसल से क्या डरना। तो जब 40 दिन के लिए अब लड़ाई लड़ी ली है तो आने वाले समय में ईरान फिर से लड़ेगा। लेकिन अमेरिका को हर तरफ से फायदा ही हो रहा है और इस फायदे से जो उसके बेसिस पर अटैक हुआ उस नुकसान की भी भरपाई हो जाएगी। फायदे के बीच में एक और ऑपरेशन का जोखिम उठाने के लिए क्या अमेरिका तैयार है मनीष? क्योंकि आज सिचुएशन रूम में बैठक होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप की ये बड़ी बैठक, ईरान में सैन्य विकल्पों पर चर्चा डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ हाई लेवल मीट है। वहीं सिचुएशन रूम में ईरान पर हमले की प्लानिंग को लेकर भी खबर है। अटैक प्लान शेयर सैन्य अधिकारी कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी 2 बार सिचुएशन रूम में बैठक हो चुकी है। दावे यही किए गए कि पूरा एक रोड मैप तैयार हो चुका है कि आखिर अब अगले फेज ऑफ ऑपरेशन की तैयारी के लिए कौन कौन से सैन्य विकल्पों के तहत हमला किया जाएगा। अब ईरान पर ट्रंप की यह बैठक, बड़े फैसले की भी उम्मीद है क्योंकि सिचुएशन रूम में ट्रंप की आज की बड़ी बैठक। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ ये हाई लेवल मीटिंग हो रही है। सीज फायर खत्म करने का ऐलान हो सकता है। सिचुएशन रूम में हमले के फैसले पर मोहर लगेगी। सीज फायर पर खतरा, युद्ध विराम के बावजूद ड्रोन हमले भी जारी है और लेबनान पर इजरायली हमले नहीं रुके हैं। वहीं ईरान के नजदीक अमेरिकी सेना की तैनाती भी की जा चुकी है। हालांकि ट्रंप को लेकर ऐसी जानकारी भी सामने आई है जिससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। युद्ध के बीच ट्रंप की कमाई में भारी इजाफा, उनके करीबी खासकर उनके बेटे और दामाद अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहे हैं। निवेश पर उन्हें जबरदस्त रिटर्न भी मिल रहा है। हालांकि किस तरीके से अमेरिका ने कमाई की अभी उसको लेकर आपने रिपोर्ट्स देखी, लेकिन अब सुनिए कि कैसे जूनियर ट्रंप और जेरेड कुशनर जिन सेक्टर्स में निवेश कर रहे हैं उन्हीं क्षेत्रों में भी सरकारी नीतियों के साथ साथ वैश्विक तनाव की वजह से तेज उछाल देखने को मिल रहा है।
तो ये ईरान से तनाव के बीच ट्रंप की वो ट्रेडिंग है जहां 90 दिनों में 3700 से ज्यादा शेयर ट्रेडिंग हुई है और ट्रेडिंग से ट्रंप की 800 करोड़ की कमाई। वहीं ट्रंप के बेटे और दामाद भारी कमाई कर रहे हैं। तो 90 दिन में 800 करोड़ कमाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर अब कैसे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि खुलासे की बड़ी बातें जो सामने आई हैं उसके मुताबिक कुल 90 दिनों में 3700 सौदे हुए हैं और 40 सौदों प्रतिदिन के तौर पर जो औसत सौदे हुए हैं वो फैक्ट सामने आए हैं, जबकि 800 करोड़ की कुल कमाई को लेकर दावा किया जा रहा है। निवेश कर रहे हैं ट्रंप के बेटे और दामाद। किन सेक्टर्स में ट्रेडिंग हो रही है उसमें तेल और ऊर्जा, एआई और टेक, डिफेंस सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी। सवाल इसलिए भी उठे मनीष क्योंकि पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति पर ट्रेडिंग का यह आरोप और पद का इस्तेमाल निजी कमाई के लिए करने का यह आरोप है। फायदे के लिए अमेरिका की नीतियों को प्रभावित किया। ट्रंप के बयानों से शेयर मार्केट में भी हलचल बढ़ी। असर क्या होगा? अमेरिका की राजनीति में विवाद और बढ़ेगा। ट्रंप के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई भी संभव है। हालांकि बाजार में अस्थिरता, निवेशकों का भरोसा भी कम होगा। लेकिन इस बीच कमाई का ये जो ट्रंप मॉडल है उसकी डिटेल सुनिए। ट्रंप के बयानों से बाजार में उथल पुथल हुई है। ईरान से युद्ध वाले बयान से तेल के दाम उछले हैं और ईरान से वार्ता वाले बयान से भी शेयर बाजार में तेजी आई। जबकि बेटे ट्रंप जूनियर दामाद जेरेड कुशनर ने भी मदद की और ट्रेडिंग के लिए नियमों को बदला भी गया। नियमों में बदलाव का ट्रंप ने बड़ी कमाई की है। 10 फरवरी को ही माइक्रोसॉफ्ट, मेटा के शेयर बेचे, हिस्सेदारी बेचकर 350 करोड़ रुपए की कमाई की। उससे कुछ दिन पहले ही डेटा नीतियों पर भी फैसले लिए गए। अब एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर यह खबर बड़ी है। इमरान खान के खिलाफ अमेरिका ने साजिश रची थी। इमरान की रूस यात्रा से नाराज था अमेरिका। वॉशिंगटन में बना था इमरान को सत्ता से हटाने का प्लान और प्लानिंग के ही 33वें दिन इमरान की सरकार गिर गई। लीक दस्तावेज के आधार पर ही ये बड़े दावे किए गए। तो अमेरिका ने साजिश की और 33 दिन में ही सरकार गिरी, क्योंकि 24 फरवरी 2022 जब इमरान खान की ये रूस यात्रा थी और 25 फरवरी 2022 जब अमेरिका में इमरान को हटाने पर चर्चा हुई। इसके बाद 7 मार्च 2022 पाकिस्तानी सेना पर अमेरिका ने दबाव बनाया। 10 मार्च 2022 जब इमरान खान के खिलाफ माहौल बनना शुरू हुआ। 9 अप्रैल नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश। 10 अप्रैल इमरान खान की सरकार गिर गई। हालांकि इमरान से नाराजगी की वजह भी सुनिए, क्योंकि इमरान खान की रूस यात्रा से अमेरिका नाराज हुआ था। रूस के साथ बढ़ती नजदीकी ही नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बनी। जहां यूएस चाहता था इमरान यूक्रेन पर हमले की आलोचना करे और इमरान ने बात नहीं मानी तो तख्ता पलट हो गया। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने अमेरिका के दबाव में ही काम किया। सियासी खेल कैसे बदला? तख्ता पलट के बाद इमरान को जेल भेज दिया गया। इमरान की पार्टी पीटीआई पर प्रतिबंध लगाए गए। आसिम मुनीर सभी बड़े फैसले करने लगे। अमेरिका के इशारे पर ही पाकिस्तान की राजनीति बदली। अब आगे बढ़ते हैं बात बोलिविया की, क्योंकि दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में अशांति की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। राजधानी लापाज की सड़क पर खनन मजदूर उतरे हैं। आर्थिक नीतियों पर राष्ट्रपति रोड्रिगो के इस्तीफे की मांग की गई है और प्रदर्शन के दौरान मजदूर हिंसक हो गए। हालांकि 3 दिन पहले भी भीषण हिंसा हुई थी। बोलिविया में ही प्रदर्शन के दौरान डायनामाइट का कैसे इस्तेमाल हुआ? मजदूरों ने पुलिस पर डायनामाइट फेंक दिए। भीषण विस्फोट के बाद अफरा तफरी मची। एक और तस्वीर देखिए। वहीं भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। सीधी तस्वीरें रायबरेली से सामने आ रही है। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। क्यों अपने आप को अदानी के केस से बचाने के लिए? आप देखना आने वाले समय में कुछ ही दिनों में अमेरिका में अदानी का केस कैंसिल होगा, कोर्ट से बाहर फेंक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से सौदा किया। इसने किसानों को बेचा, मजदूरों को बेचा, हमारे बेरोजगार युवाओं को बेचा, हमारा डेटा बेचा। क्यों? सिर्फ अदानी के केस को कैंसिल कराने के लिए। आप देख लेना कुछ ही दिन में आपको दिख जाएगा कि अमेरिका ने अदानी पे केस डाला था। उस केस को डोनाल्ड ट्रंप रद्द करेगा। आप देख लेना, गारंटी देके कह रहा हूं मैं आपको। तुम और तुम्हारे नेता गद्दार हो। आपने अमेरिका के लिए, अमेरिका के साथ सौदा किया। अपने नेता को बचाने के लिए, केस से बचाने के लिए आपने हिंदुस्तान को बेचा। ये सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, आप सामने जाके बोलो, चुप हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि ये सच्चाई है। भैया आपकी सरकार आने जा रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप देख लेना, देश समझ गया है, देश के युवा समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को बचाने के लिए, ट्रंप से बचाने के लिए
अदानी के केस से बचाने के लिए, एप्स्टीन फाइल से बचाने के लिए हिंदुस्तान को बेच दिया है। आप देखना, अगर मेरी बात मानना नहीं चाहते हो, आप देख लेना 10, 15, 20 दिन के अंदर अमेरिका में अदानी का केस रद्द हो जाएगा। कहां गई स्मार्ट सिटी भाई? और ये मीडिया वाले जो हैं, इनको मैं मीडिया वाले कहता हूं, बट ये है अदानी वाले, अंबानी वाले। ये उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं बीच में, और फिर मुझे कहते बंद कमरे में, मुझे कहते भैया देखिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हमें सैलरी की जरूरत है, इसलिए हम बोलते हैं थोड़ा अपना भी काम कर ले भाई। और अब बात भोपाल की चर्चित त्विषा शर्मा मौत केस की, जहां मामले में एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया और इस वीडियो में त्विषा शर्मा घर की छत पर जाती दिखी। इसके बाद वीडियो में त्विषा शर्मा को उनके पति सीपीआर देने की भी कोशिश करते दिखे। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। और इस बीच TV9 भारतवर्ष के सवाल पर त्विषा की बहन ने क्या कहा, सुनिए। अब से थोड़ी देर पहले ही मैंने त्विषा की बहन मीनाक्षी से की खास बात। त्विषा को लेकर परिवार वालों के जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं उनकी रोजमर्रा की लाइफ, उनके कंडक्ट को लेकर कई सवाल खड़े कर रही हैं। अब सारे सवाल बेबुनियाद हैं। अगर किसी को नॉर्मल कुछ कोई एंग्जाइटी की पिल्स को अगर आप ड्रग्स बोल रहे हो तो वो तो दिख ही रहा है कि वो सारे एलिगेशंस लगा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ पहले 30 साल तक वो ठीक थी, 31 साल तक ठीक थी, अच्छी लाइफ जी रही थी, खुश थी, अच्छा काम कर रही थी। इनके घर में ही आके उसको ये वो ड्रग एडिक्ट बन गई। ये सारे झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उनके क्यों द्वारा। करेंगे वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसको मैम उसको हैरेस कर रहे थे, हमारे पास चैट्स है, हमारे पास प्रूफ है, उसको हैरेस कर रहे थे, लोग टॉर्चर कर रहे थे, गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। उसने लास्ट मैसेज किया है मुझे सैटरडे को, आई एम ट्रैप्ड। अगर कोई लिख रहा है आई एम ट्रैप्ड ब्रो, मतलब वो हम एक दूसरे से ब्रो करके बात करते थे, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, वो भी कोर्ट में इन लोगों ने कन्वर्सेशन को दिखा दिया कि भाई से बात कर रही है कि भाई मैं फंस गई, तू मत फंसना। गलत, हर चीज़ को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। इनको खुद ही नहीं पता कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसने मेरे को सैटरडे को मैसेज किया है आई एम ट्रैप्ड, और फिर ट्यूसडे को ये हमें न्यूज़ मिल रही है, तो वो साफ साफ दिखा रही थी कि वो किसी जाल में फंसी हुई है। नहीं तो ऐसा कब से हो रहा था, क्या ये भी बताया? क्योंकि ये सिर्फ महज 1-2 हफ्ते की बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके से जो टॉर्चर को लेकर आरोप लगाए गए हैं, जाहिर सी बात है उसको लेकर एक ग्राउंड दोनों परिवार अपनी तरफ से रख रहे हैं। मैम वो दिसंबर में उसकी शादी हुई है, मार्च में उसकी भाई की शादी हुई है, उसका दिल्ली आना जाना लगा रहा था क्योंकि शॉपिंग करने आ रही है, कभी कुछ करने आ रही है। फिर फादर को हार्ट अटैक आया, उसमें वो बिज़ी हुई, तो वो यहाँ पे 1-1.5 महीने रही है। 1-1.5 महीने में ही इन लोगों ने उसको इतना परेशान कर दिया, उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे ये लोग, उसकी जान ले ली। इट्स अ सिंपल मर्डर, इट इज़ अ क्लियर मर्डर। नहीं, वो तो काउंसलिंग की भी बात कर रहे हैं। और जो बात आपने दिल्ली की कही ना, हमारे सहयोगी से ही फैमिली वालों ने बातचीत करते हुए ये कहा कि उसका दिल्ली जाना, ग्लैमर वर्ल्ड में उसका झुकाव ज़्यादा होना, यहाँ तक कि ये कहना कि वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी ले रही थी। मैम ये सारे एलिगेशंस है। ग्लैमर वर्ल्ड वो तो 2012 में मिस पुणे थी, 2021 to 22 में उसकी फिल्म रिलीज़ हुई। अभी तो वो जॉब कर रही थी एक जर्मन कंपनी में, अच्छी मार्केटिंग में कम्युनिकेशन मैनेजर थी, अच्छी कंपनी में उसकी जॉब थी। ये सिर्फ झूठे एलिगेशंस हैं। आप खुद देखो ना, जिसने इंडस्ट्री 4-5 साल हो गए उसको इंडस्ट्री छोड़े हुए, वो अभी कैसे हो सकता है? ये तो अभी वो जॉब कर रही थी, नॉर्मल जॉब कर रही थी वो। जो बोला है सारे फेक एलिगेशंस हैं। रिपोर्ट में कोई भी ड्रग का कुछ भी नहीं आया है। अगर ऐसा होता तो रिपोर्ट्स में आ जाना चाहिए था। अपने बेटे का क्यों नहीं चेकअप कराया उन्होंने? अगर ऐसा था तो अपने बेटे का भी टेस्ट कराते। ये सारे सवाल उनसे पूछे जाए। मैम वो 7 डेज़ हो गए हैं उसकी बॉडी को वहाँ पे, अभी हम लोग उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। तो मेन आप ये देखिए ना कि कितना बड़े इन्फ्लुएंसर लोग हैं ये लोग, कि ये लोग सेकंड PM भी हमें परमिशन नहीं मिल रही है। मतलब सेकंड PM कराना इट्स आवर राइट्स, वो भी हमें नहीं मिल पा रहा है। तो इट्स मीन कि ये लोग कितने पावरफुल लोग हैं। तो इतने पावरफुल लोग तो फिर कुछ भी बातें बोलते हैं, कुछ भी झूठे एलिगेशन। अपने आप को तो बचाएंगे। उनका बेटा किधर है? समर सिंह भाग गया ना, कहाँ है? उसको क्यों नहीं ढूंढ रही है पुलिस? आप क्वेश्चन उनसे पूछिए।
कि वो कैसे 10,000 का उसके ऊपर वारंट लगाया निकाला है। तो आप ये देखिए कि कौन उसको पकड़ेगा, कोई नहीं, उसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है? दिस इज़ आवर क्वेश्चन। मेरा देखिए, मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने अपने को खोने के बावजूद इतने फर्म तरीके से आप ये फैक्ट्स को सामने रख पा रही हैं। बहुत हिम्मत चाहिए मीनाक्षी इसके लिए। लेकिन ये बड़े सवाल, पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से खड़ी कर रही है वो है आरोपों के आधार पर। आपके आगे आपकी बहन ने इन फैक्ट्स को कब अनफोल्ड करना शुरू किया था? अगर वो आपको बाद में ये कहती हैं कि वो ट्रैप है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो उनके आप ऊपर उसकी बीत हिस्ट्री रहा निकाल होगा के ना? देख लीजिए मैम, उसकी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए आप। इतनी ज़्यादा अच्छी, इतनी ज़्यादा पोलाइट, इतना ज़्यादा उसने अगर इतनी ज़्यादा इतने रिस्पेक्ट अगर कमाई है तो इसका मतलब कुछ होगा ना किसी इंसान के अंदर। इतने लोग उसको जानते हैं तो कुछ उसकी पर्सनैलिटी रही होगी ना। इनके घर में ही आके उसकी पर्सनैलिटी कैसे डाउन हो गई? उसने साफ साफ बोला है कि मम्मी मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, ये लोग मुझसे बात नहीं करते, उससे बात नहीं करते थे, वो खाने को नहीं देते थे, 15 किलो वजन कम हुआ है उसका। ये सारी चीज़ें दिखा रही है ना कि ये लोग कितना ज़्यादा उसको टॉर्चर करते थे, कितना ज़्यादा हैरेसमेंट था उसके साथ। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं और पहले चरण में वियतनाम के हनोई में वियतनाम के ही पहले राष्ट्रपति हो ची मिन्ह की 136वीं जयंती पर उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि दी। कहा कि भारत वियतनाम की मित्रता, साझा मूल्यों, आपसी सम्मान लंबे समय से चल रहे सहयोग पर ही आधारित है। राजनाथ सिंह और जनरल फान वान जियांग ने संयुक्त रूप से वियतनाम के एयरफोर्स ऑफिसर्स कॉलेज में नई लैंग्वेज लैब का भी उद्घाटन किया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर पर बातचीत में रक्षा साझेदारी की समीक्षा की गई। दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी समझौता हुआ है। इसे भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देने वाला अहम कदम माना जा रहा है। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें भी एक साथ आपके सामने, जहां इस दौरे की अहमियत और इस दौरे के दौरान सामने आई वो तस्वीरें जहां साफ है कि किस तरीके से रणनीतिक तौर पर ये साझेदारी आगे बढ़ाने पर ही फोकस किया गया है, सहमति बनी है और हर क्षेत्र में, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या क्वांटम टेक्नोलॉजी का क्षेत्र, समझौते हुए हैं और भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देने वाला ये अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि वियतनाम दौरे में ही राजनाथ सिंह ने कहा उनका ये दौरा बेहद खास है क्योंकि ये दौरा भारत वियतनाम रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है और साथ ही कहा कि इस दौरे से दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग और मजबूत होगा। साथ ही आने वाले सालों में नए क्षेत्रों में सहयोग के रास्ते भी खुलेंगे। ऐसी मेरी यह यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। यह एक ऐसा मील का पत्थर है जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों की गहराई, परिपक्वता और दृढ़ता को दर्शाता है। मुझे खुशी है कि आपकी हाल की भारत यात्रा के दौरान इसे अब इनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया है। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी चर्चा हमारे रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करेगी तथा आने वाले वर्षों में सहयोग के लिए नए रास्ते खोलेगी।